हे एवरीवन, आज है हमारा 7th एपिसोड हमारा मिनी क्विज ऑन पॉलिटी पर। आई एम होपिंग कि आप ऑलरेडी अर्लियर 6 क्लासेस देख चुके होंगे। जितने भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे जो फंडामेंटल राइट से पहले आते हैं, चाहे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रिएम्बल हो, सिटीजनशिप हो, है ना, यूनियन एड्स टेरिटरी हो, हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज है हमारा फंडामेंटल राइट्स पर क्विज, है ना। आई एम होपिंग कि आप कल वाली क्लास को भी अच्छे से देख कर आए होगे, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से डिटेल में एक एक पॉइंट को अच्छे से देखा था, है ना। और अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले पॉलिटी की जितनी भी वीडियोस हैं आप उसको देख लीजिए, क्योंकि एक फ़्लो सही से बना रहेगा। एंड अब आप लोगों के पास टाइम कम है तो कोशिश कीजिए कि एक बार में देखिए, रिवाइज़ कीजिए एंड उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस आर्टिकल 32 फ्रॉम आर्टिकल 226। अब इसका मतलब आपको पहले पता होना चाहिए कि आर्टिकल 32 क्या है और आर्टिकल 226 क्या है, तभी आप डिफ्रेंशिएट अच्छे से करोगे। चलिए, अभी आप पहले अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बोथ कैन बी इन्वोक्ड ओनली फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या दोनों ही सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए लगाए जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, आर्टिकल 32 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट, वेयर एज आर्टिकल 226 इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स। क्या ऐसा है कि जो आर्टिकल 32 है वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लगाया जा सकता है, उसी के लिए अवेलेबल है। एंड आर्टिकल 226 अवेलेबल है सिर्फ हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। ये वाला स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, आर्टिकल 226 एम्पावर्स हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो फॉर अदर लीगल एड्स। क्या जो हमारा आर्टिकल 226 है ये हाई कोर्ट को ये एम्पावर करता है कि वो रिट्स इशू कर सकता है, ना कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए बल्कि हमारे बाकी के भी लीगल राइट्स के लिए। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स अ वाइडर रिट जुरिस्डिक्शन देन आर्टिकल 226। चलिए, अपना आंसर मार्क कर लीजिए, 3 सेकंड्स काफ़ी हैं, तो जल्दी से अपना आंसर मार्क कीजिए इस पर कि क्या सही होगा आपके अकॉर्डिंग। फिर हम डिटेल में आंसर देखेंगे इसका। यस, अपना आंसर जल्दी मार्क कर लीजिए, टाइम हो चुका है। सो नाउ 3, नाउ 2 एंड 1, नाउ टाइम्स अप, है ना, टाइम्स अप, सॉरी, है ना, टाइम्स अप। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर सी, ऑप्शन सी, है ना। अब देखो क्यों, अब सबसे पहले हमें बताना चाहिए आर्टिकल 32 और आर्टिकल जो हमारे 226 है ये किससे डील करते हैं। तो ऑलरेडी हमने देखा था ना कि हमारी रिट से डील करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। आर्टिकल 226 हमारी हाई कोर्ट्स को पावर देता है। ऑलरेडी कल वाली क्लास में भी बताया था कि ट्रैप होता है जहाँ फंसाते हैं। याद रखना कि हाई कोर्ट का जो स्कोप है वो ज़्यादा है ना, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज जो बाकी के भी लीगल राइट्स हैं, ऑर्डिनरी राइट्स हैं, उसके अगेंस्ट में भी हमें प्रोविजन प्रोवाइड करता है ना। सुप्रीम कोर्ट में क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स इशू कर सकता है। तो पहली चीज़ तो याद रखनी है कि हमारा क्या है, ऑप्शन सी हमारा सही है कि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो रिट्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के लिए भी और बाकी के लीगल राइट्स के लिए भी। और अभी हमने देखा तो डी क्या हो गया, गलत, क्योंकि वाइडर ज्यूरिसडिक्शन किसका है, हमारा हाई कोर्ट का है रादर देन सुप्रीम कोर्ट। अब जो आर्टिकल 32 है ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, यूनियन गवर्नमेंट और अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, ये सबके अगेंस्ट में होता है। जहाँ पे भी हमारे रिट्स जो सिटीजन्स के वायलेट हो रहे होंगे उसके अगेंस्ट में ये क्या हो जाएगा, मतलब जो कोर्ट्स हैं हमारी वो ज्यूरिसडिक्शन दे सकती हैं, रिट्स प्रोवाइड करवा सकती हैं। और ऐसा भी नहीं कि ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, नहीं, अभी हमने देखा कि हाई कोर्ट ऑर्डिनरी राइट्स के लिए भी रिट्स को नोटिफाई कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, सी। एंड आई एम होपिंग कि आपको अच्छे से रिवाइज भी हो गया होगा और ये वाला आंसर आपने करेक्ट मार्क किया होगा। तो ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन, ढंग से पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 हैं रिट्स से रिलेटेड, और जो रिट का जो दायरा है, हमारा जो स्कोप है वो 226 का बड़ा है एज़ कम्पेयर टू आर्टिकल 32। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। विद रेफरेंस टू रिट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिट्स से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, हेबियस कॉर्पस इज प्राइमरीली कंसर्न विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। हेबियस कॉर्पस
क्या ये अनलॉफुल डिटेंशन के अगेंस्ट में ये हमारे प्रोविजन प्रोवाइड है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मैंडेमस कैन ऑर्डिनरीली बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन टू एनफोर्स अ प्योरली प्राइवेट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। क्या ऐसा है, क्या मैंडेमस प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में इशू किया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है, प्रोहिबिशन प्रिवेंट्स अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। क्या प्रोहिबिशन रोकता है लोअर कोर्ट्स और जो हमारे ट्रिब्यूनल हैं उनको अपने ज्यूरिसडिक्शन को क्रॉस करने से। एंड लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सर्ट्यूलरी कैन बी इशूड टू क्वेश एन ऑर्डर पास्ड बाय अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। क्या ऐसा है। अब देखो यहाँ पे मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगी कि ये तो आप क्वेश्चन कर लोगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हम हाई मार्क्स लेकर आ रहे हैं। यस ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स तब आएंगे जो आप रिवाइज अच्छे से कर रहे होगे, बट यहाँ पे याद रखो लर्निंग प्रोसेस को ध्यान में रखना है। आपने देखा अच्छा रिट्स है, ठीक है, क्वेश्चन तो भी आपने देख लिया, बट जब ये सारे क्वेश्चन कर लो ना उसके बाद इस पीडीएफ को जाके देखना। और ये सारी की सारी पीडीएफ अब मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रही हूँ, तो डेली आपके पास अवेलेबल है। ऑलरेडी ये वाली पीडीएफ आपके पास पहले ही चली जाती है क्लास से पहले, तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी, है ना। तो आपको क्या करना है, जब भी आप क्लास देख लो उसके बाद पीडीएफ में जाना, वहाँ पर देखना कि अच्छा हमने रेट्स पे क्वेश्चन देखा था, अब अपना ना रेट्स वाला जो सेक्शन है उसको रिवाइज करना कि अच्छा रेट्स के प्रोविजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कौन सा है। हमने अभी देखा आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है ना। अच्छा तो इसके प्रोविजन क्या है, इसके प्रोविजन क्या है, रेट्स कितने टाइप्स की होती हैं, तो हमने देखा 5 टाइप्स की होती हैं, इनकी क्या क्या मतलब किस पर लगेगी, है ना, किसके लिए इशू कर सकते हैं और किस पर इशू नहीं होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और आपने ये कर लिया तो मीन्स आपका ये वाला क्वेश्चन के साथ साथ आपका पूरा का पूरा जो सेक्शन है, टॉपिक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हर टेस्ट को ऐसे एनालाइज किया कीजिए। जब हम बोलते हैं ना टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस एक्चुअली ये होती है कि आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा ये। चलिए अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मार्क कर लीजिए, 3 सेकेंड्स हैं आपके पास एंड काफ़ी हैं वो 3 सेकेंड्स। थोड़े से अगर आप वर्ड भी कनेक्ट कर रहे होगे ना, जैसे मैंने बताया था हेबियस कॉर्पस के लिए टू हैव द बॉडी ऑफ, है ना, मैंडेमस को मैंने मैंडेटरी से याद रखने के लिए बोला था, ऐसे याद रखिए। प्रोहिबिशन तो है, ये प्रोहिबिट करता है। सर्ट्यूलरी हमारा क्या है, टू बी सर्टिफाइड, है ना, कि क्या बेसिस है, ठीक है। तो ये आपको इससे कनेक्ट भी अगर कर लोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आपका टाइम्स अप। अब देखते हैं हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लेट मी रेज दिस। ओके सो यस, जो हेबियस कॉर्पस है वो क्या करता है, जो अनलॉफुल डिटेंशन है उसको प्रोटेक्ट करता है ना। तभी तो हमने बोला टू हैव द बॉडी ऑफ, कि अनलॉफुली आप किसी को भी डिटेंट नहीं कर सकते। पहला तो सही है। सेकंड क्या है, मैंडेबस, मैंडेटरी है, मीन्स ये ऑर्डर देता है। इसको इशू करेंगे प्राइवेट पर्सन और प्योरली प्राइवेट कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन के लिए नहीं ना, ये तो स्टेट वाली चीज़ पे आ रहा है। तो मैंडेमस हम बोलेंगे आपको ये मैंडेटरी है करना, बट प्राइवेट के केस में प्योरली प्राइवेट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, तो ये सही नहीं है। थर्ड वाला सही है। प्रोहिबिशन क्या करता है, प्रिवेंट्स करता है ना, कि अपर जुडिशरी रोक देती है लोअर वालों को, है ना, लोअर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को, कि आपको अपना ज्यूरिसडिक्शन क्रॉस नहीं करना है ना, जो आपको अवेलेबल है जितना ज्यूरिसडिक्शन, आपको उसकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है, तो प्रोहिबिट कर रहा है, सही है। लास्ट वाला स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है, मैंने क्या बोला था, सर्ट्यूलरी मीन्स टू बी सर्टिफाइड। तो यस ये ऑर्डर पास कर सकता है, मतलब ये क्वेश्चन कर सकता है ऑर्डर को जो लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने क्या किया, पास किया है। अगर अपर कोर्ट को लग रहा है कि नहीं ये गलत है ना, सर्टिफाइड नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, उस ऑर्डर को क्वेश्चन भी कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। इट मीन्स ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। आई एम होपिंग कि आपको ये ढंग से क्लियर हुआ होगा कि क्यों है ये, है ना। आपको सारे प्रोविजंस अगर ध्यान होंगे कि हेबियस कॉर्पस क्या है, तो मैंने बताया, तो याद रखना है इसको, टू हैव द बॉडी ऑफ करके, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। प्रिवेंट जो डिटेंशन है इलीगल है उसके अगेंस्ट में होता है। प्रोहिबिशन मीन्स प्रोहिबिट से ही आपको याद रखना है कि रोक रहा है। टू बी सर्टिफाइड, है ना, कि क्या सर्टिफाई है आपके पास या नहीं है ना, तो ये वाले प्रोविजन को याद में रखना है। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी लगी है तो फंडामेंटल राइट्स पर क्या इम्पैक्ट होता है, सीधा सीधा ही क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपसे करेक्ट वाला पूछ रहे हैं, तो अपना आंसर मार्क कीजिएगा। अब क्या हो रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ओनली व्हेन द इमरजेंसी, पहले याद रखना, ओनली व्हेन द इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। क्या आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, पर सिर्फ तब
जब जो हमारी इमरजेंसी है वो 2 ग्राउंड पे लग रही है, या तो ग्राउंड ऑफ वॉर पे या एक्सटर्नल एग्रेशन पे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है। द राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल्स 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। क्या ये दोनों आर्टिकल्स वो हैं वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं होते हैं? चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। अंडर आर्टिकल 359 द प्रेसिडेंट मे सस्पेंड द राइट टू मूव कोर्ट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। क्या ऐसा है? मतलब 359 अगर आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि सस्पेंड कर सकता है कोर्ट में जाने का राइट भी आपका, मतलब कुछ फंडामेंटल राइट्स के लिए, एंड उस वो भी किस पे सब्जेक्ट है? कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस पे। ऐसा नहीं है कि वो भी अपनी बाउंड्री क्रॉस करें, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसे ही प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। अपना 3 सेकेंड का टाइम लीजिए आप, ठीक है, उसके बाद अपना आंसर मार्क कर लीजिए, फिर हम डिटेल में इस आंसर को देखते हैं। नाउ 3, now 2, now टाइम्स अप। ओके, अब देखो कल ही हमने अच्छे से पढ़ाया है कि जब फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, तो इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे इम्पैक्ट पड़ता है ना, कल हमने वो सारे प्रोविजंस देखे थे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कल मैंने कई बार ये फोकस किया था कि याद रखना आर्टिकल 19 हमारे क्या होता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड सिर्फ तब होगा जब इमरजेंसी हमारे कौन से ग्राउंड पे लगेगी, वॉर पे या एक्सटर्नल अग्रेशन पे। इट मीन्स जो हमारा आर्म्ड रिबेलियन वाला जो पॉइंट होता है ना, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस वाले बेसिस पे जो हमारा आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड नहीं हो सकता है। एंड मैंने यहाँ पर ये भी बताया था कि एक कोई हमारा अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसने इस वाले प्रोविजन को हटाया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा वाला था। चलो मैं ही बता देती हूँ, ठीक है, आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जो आपको फंसाएंगे, क्योंकि कई बार आप ना 42nd एंड 44th में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आता है सेकंड स्टेटमेंट। लेट मी रफ दिस, काफ़ी भरा भरा हो गया ये, है ना, एक सेकेंड। ओके, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट सही कह रहा है, ये भी मैंने याद करा था कि याद रखना कि नेशनल इमरजेंसी भी लगेगी तब भी आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है कि अंडर आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव कोर्ट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स, जो कि सब्जेक्ट हैं किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस के लिए। तो आंसर शुड बी D 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। एंड आपको यहाँ पे याद रखना 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने क्या किया था, जो आर्म्ड रिबेलियन था उसको हटा दिया था। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, अगर आपको पॉइंट्स याद हैं, आप क्लास रिवाइज करके आए हो तो आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे आज के क्वेश्चंस, है ना। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। करेक्ट पूछ रहा है रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। पहले ये किस राइट में था, आर्टिकल 31 में, फिर इसको क्या कर दिया गया, वो जो फंडामेंटल राइट है उधर से हटा के कहीं और शिफ्ट किया गया, है ना। अब वो मैं बाद में बताऊंगी कहाँ शिफ्ट किया गया, क्योंकि अगर बता दिया तो आंसर आ जाएगा। ओके, सो लो मैंने पहले ही बता दिया, सॉरी, है ना, कि ये क्या है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है अभी भी आर्टिकल 31 में, तो इसको तो आप एलिमिनेट ही कर लीजिए, मैंने बोल दिया। अब आपके पास 3 ही ऑप्शन है। सेकंड क्या है, इट वॉज कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट से। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300A बट इट इज़ नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, ये क्या है, अब सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट है, मीन्स एक वैधानिक राइट है, एंड इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में आपको सिर्फ आर्टिकल 31 के चक्कर में ही डिटेल दे दी है ना। ये तो आपको क्वेश्चन आने आना चाहिए, जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। एंड इसके लिए तो 3 सेकंड का 1 सेकंड ही काफ़ी है। चलिए जल्दी से अपना आंसर मार्क कीजिए, टाइम होने वाला है, बस अपना आंसर मार्क करके रखिए। एंड नो चीटिंग, जो भी आपको आ रहा है वो कीजिएगा। ओके, सो नाउ टाइम्स अप। अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी, है ना। हमने क्या बोला, कंप्लीटली रिमूव नहीं किया ना, मैंने वही बोला, आर्टिकल 31 से हटा के हमने इसको क्या रख दिया, आर्टिकल 300A में प्लेस कर दिया है। अब ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल, जो भी आपके ऑप्शन में दे रखा होगा दोनों सही होंगे। तो ये हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल राइट है, बट ऐसा नहीं है कि इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं हमारे आज, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि 44th अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसको क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया।
फंडामेंटल राइट्स हमने क्या कर दिया है, ऑर्डिनरी राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया है। चलिए आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा एंड प्लीज़ आप ये सारी की सारी जो क्लासेस को ना ढंग से देख लीजिएगा। अब जो भी बुक या जो भी नोट्स फॉलो कर रहे हैं उसको ढंग से रिवाइज़ करते रहिए। जितना रिवाइज़ करते रहेंगे उतना अच्छे से आप अपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ आना काफ़ी नहीं है, आप उसमें आंसर कितना सही मार्क कर पा रहे हो वो ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम वही है। आप में नॉलेज कितनी है, यस बहुत अच्छी चीज़ है, बट क्या वो OMR शीट में आप लेकर आ पाए हो, कि एलिमिनेट कर पाए हो क्वेश्चंस को, कि आप कितने सही लेकर आ पाओगे, तो वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए एमसीक्यूज़ को अच्छे से देखते रहिए, क्योंकि मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है कि आप लोग क्लासेस तो देख रहे हैं काफ़ी लोग, बट एमसीक्यूज़ वाली क्लास को आप लोग मिस कर देते हो। तो ऐसा मत कीजिए, एमसीक्यूज़ हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो क्लास को भी देखिए, उसके बाद एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस कीजिए। अदरवाइज़ मैं सोच रही हूँ, बाकी आप लोग भी मेरे को अपना सजेशन दीजिएगा, क्योंकि मैंने यही चीज़ बहुत ऑब्जर्व किया, आप क्लासेस तो देख रहे हो बट एमसीक्यूज़ वाली क्लासेस सिर्फ बहुत कम लोग देख रहे हैं। उनको लगता है कि अब हमने पढ़ लिया, अब हमें एमसीक्यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। बट आई एम थिंकिंग कि मैं ऐसे करूँ कि जो लास्ट डे वाले एमसीक्यूज़ हैं वो हमारी नई क्लास जो लेक्चर वाली है उससे पहले लेना स्टार्ट कर दूँ। इसकी वजह से आप एमसीक्यूज़ भी अटैम्प्ट तो करोगे ही करोगे, है ना, क्योंकि एमसीक्यूज़ आप मिस करो तो वो चीज़ सही नहीं है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ऐसा करना सही रहेगा, आप लोगों को सही लगेगा, या अलग ही चलने दें हमारी ये दोनों क्लासेस को। चलिए अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या है वो आपको पहले ये पता होना चाहिए। याद आ रहा है, राइट टू इक्वलिटी हमने पढ़ा था आर्टिकल 14 to 18, फिर आर्टिकल 19 हमने देखा था, है ना। अब याद करने की कोशिश कीजिए कि आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 हमने किस वाले पॉइंट को बोला था। ओके, चलिए फिर अब क्या बोलते हैं, ये पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। मैंने याद करवाया था कि सिर्फ सिटीजन्स को जो अवेलेबल है याद कर लीजिएगा, है ना। कुछ मैंने बताए थे, लास्ट के 3 बता रही हूँ, 2 बता देती हूँ, है ना। 29 एंड 30 ये तो थे, 29-30 है ना, मैंने ऐसे बोला था 29-30, ऐसे ही याद रखना। आगे के 3 और हैं वो नहीं बताऊंगी, बता दिया तो आपको याद आ जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, दीज फ्रीडम्स आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट। क्या ये एब्सोल्यूट है? मैंने 2 जगह पे आपको बताया था कि ये वाले जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट है, ये कभी भी डाइल्यूट नहीं किए जाएंगे, है ना, कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट क्या आर्टिकल 19 भी उस कैटेगरी में आता है जहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है? एंड अगर आप ये वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत करोगे ना, तो आप मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करोगे, बिकॉज आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 हम पॉलिटी की पहले दिन की क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि हम क्या लेते हैं, सिर्फ स्टैटिक क्लास नहीं लेते हैं, स्टैटिक के साथ जो करंट चल रहा होता है उस टॉपिक से रिलेटेड हम उस करंट अफेयर्स वाले पार्ट को भी लेते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी शुरू किया था ना, उस टाइम पर भी जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक था मैंने वहाँ पर भी बताया, एंड हर क्लास में आर्टिकल 19 का नाम आया है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत मत कीजिएगा, भले ही आंसर आपका गलत मार्क हो जाए। सेकंड स्टेटमेंट मैं चाहती हूँ आप इसको सही करो, वरना वो मेहनत वेस्ट है ना, कि मतलब पहले दिन से आपको पढ़ा रहे हो एंड स्टिल आप गलत करोगे, ठीक है। तो ये गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ स्पेसिफाइज ग्राउंड ऑन विच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मे बी इम्पोज। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई ग्राउंड्स हैं जो खुद बता रहे हैं कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो सकते हैं? मीन सेकंड एंड थर्ड तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, है ना। तो जहाँ सेकंड और थर्ड दोनों हो उसको तो आप वैसे ही गलत कर दीजिएगा, है ना। ये कॉमन सेंस है कि ऊपर वाला तो मना ही कर रहा है कि कोई रेस्ट्रिक्शंस है ही नहीं, एंड थर्ड वाला बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड्स है, ठीक है। चलिए एक और हिंट मैंने दे दी। अब आते हैं लास्ट स्टेटमेंट पे, द राइट टू स्ट्राइक इज एक्सप्रेसली गारंटेड अंडर आर्टिकल 19। क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि राइट टू स्ट्राइक मतलब क्लियरली एक्सप्लिसिटली मेंशन है आर्टिकल 19 में? चलिए अपना आंसर बताइए, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, कौन कौन से सही लग रहे हैं। 3 सेकंड का टाइम है, अपना टाइम लीजिए, मैं इसको पूरा क्लियर कर देती हूँ जिससे आपको विजिबिलिटी इशू ना हो रहा हो। चलिए अपना आंसर मार्क कीजिए। याद रखिएगा आर्टिकल 19 का क्वेश्चन है, बोल रहा है ओनली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, एब्सोल्यूट है, या कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बता रखे हैं, और राइट टू स्ट्राइक क्या एक्सप्रेसली गारंटेड है हमारे आर्टिकल 19 में। चाहे एक्सप्रेसली बोलें, चाहे एक्सप्रेसिवली बोलें, या एक्सप्लिसिटली बोलें, है ना, तीनों का मतलब एक ही है, याद रखिएगा। अब देखो मैंने आपको एक हिंट तो दे ही दी थी, चलो आप पहले मार्क कर लो, 3 सेकेंड्स का टाइम है। सो नाउ 3, 2 एंड नाउ टाइम्स अप,
ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले बता दिया सेकंड और थर्ड तो क्या है, इन दोनों में से एक ही सही होगा। इन दोनों में से एक सही होगा तो सेकंड थर्ड तो हट गया हमारा, ठीक है, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि क्या हमने ऐसा पढ़ा है कि मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकते? नहीं ना, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 तो मतलब हर दिन न्यूज़ में रहता है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड गलत हो गया, इट मीन्स आपका ये भी गलत हो गया। अब आपके पास बचे 1, 3 एंड 4, तो ये तो सही है। मैंने बताया थे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के पास हैं, तो याद रखना 15, 16, 19, 29, 30। पता है आपके लिए एमसीक्यूज इसलिए और लाए जाते हैं कि ये मैंने कल भी बताया था, बट अगर आप भूल रहे हो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आते ही ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो आपका फिर से रिवाइज हो गया, इसलिए रिवीजन इज़ द की, है ना। आप हर बार 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 नोट्स नहीं देखते हो तो एमसीक्यूज की फॉर्म में हम उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसलिए बोल रही हूँ मैं कि क्लास तो देखो ही देखो लेक्चर की, क्योंकि वो तो मस्ट है, आपको तभी चीज़ें पता चलेंगी। बट एमसीक्यू वाली सीरीज़ को मिस मत करो, वो भी ज़रूरी है आपके रिविज़न के लिए। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा सही है, ठीक है। फिर आते हैं हमारा थर्ड वाला कि यस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने ग्राउंड्स बता रखे हैं। एंड राइट टू स्ट्राइक के एक्सप्रेसिवली हमने देखा कि है नहीं है ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, एक्सप्लिसिटली है ही नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना, कि आर्टिकल 19 हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स देता है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को। ये एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अवेलेबल हैं इस पर। राइट टू स्ट्राइक हमारा एक फंडामेंटल राइट नहीं है अंडर आर्टिकल 19, जबकि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है बट राइट टू स्ट्राइक नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपका जितना भी स्कोर रहा हो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा, हमें नहीं बताइए, कोई बात नहीं, अपने पास नोट करके रखिए, वहाँ पे देखते हुए चलिए कि अच्छा आपका ये वाला आंसर सही था तो वेरी गुड, मीन्स आपको ये वाली चीज़ रिवाइज थी। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वहाँ पे देखिए क्यों गलत हो गया, क्या आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, या फिर क्या आपने रिवाइज नहीं किया था, या फैक्चुअल चीज़ें भूल गए। कई बार कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, तो उस चीज़ पे एनालाइज कीजिए, क्योंकि अभी सिर्फ 5 क्वेश्चन है तो एनालाइज करना ईजी है। ओके, एंड अगर आपको ये हमारे सेशंस पसंद आ रहे हो, चाहे लेक्चर्स के हों या ये एमसीक्यूज़ वाले हों, है ना, क्योंकि दोनों मैंने इसलिए लेकर आए हैं सेशंस कि आप अच्छे से पहले क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है, पूरे के पूरे जो टॉपिक है उसको क्लियर कीजिए, आपके सारे चैप्टर समझिए, उसके बाद आप एमसीक्यू से प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि मेन टास्क तो हमारे यही ना, प्री में हमारे एमसीक्यूज़ ही हमें सॉल्व करने हैं। तो अगर ये क्लासेस आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, अपने जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और अपनी प्रैक्टिस तो अच्छे से करते रहिए, रिवाइज करते रहिए बार बार। ओके, एंड यूपीपीसीएस के लिए मैंने, क्योंकि अभी देखो हमारा एग्ज़ाम 6 दिसंबर को है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा फोकस मेरा यूपीपीसीएस पर ज़्यादा है रादर देन यूपीएससी। तो यूपीपीसीएस के लिए हमने एक्स्ट्रा क्लासेस लाई हुई हैं काफ़ी सारी। हमने मेंस सीरीज़ स्टार्ट की है, मेंस क्वेश्चन आंसर की, है ना, आपने देखा होगा। वहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारा 2025 का GS 5 का जो पेपर है उसके हमने कितने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एंड आज ही आपके 4 क्वेश्चंस की और सीरीज़ आ जाएगी। इट मीन्स कल आपका जो GS 5 का जो पेपर है 2025 का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाली क्लास को भी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है पॉइंटर्स में कि अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हाईलाइट करके बताया, अच्छा क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, मैंने क्रिस्प बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, सिर्फ ये जो बॉक्स वाली चीज़ें कि क्या कीवर्ड्स आंसर में चाहिए, मैंने इवन ये तक बताया हुआ है, तो वो भी नोट कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। साथ में डिटेल्ड आंसर दिया है विद इन वर्ड्स लिमिट, तो सोचो कि आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। एंड अभी अक्टूबर तक टाइम है, मेंस को बिल्कुल मत छोड़िए, है ना। अगर आप बिल्कुल ही पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं कहूँगी कि हाँ प्री को ज़्यादा टाइम दो, बट मेंस को मत छोड़ो, क्योंकि प्री निकल भी गया, आप मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हो तो आप वो बैटल ऑलरेडी लूज़ कर चुके हो, है ना, सीरियस टर्म्स में। तो अभी मेंस की प्रैक्टिस करते रहो, एटलीस्ट इतना कि आपके नोट्स तैयार हो। तो देखो GS 5 है ना, GS 6 एंड GS 4, इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी। अब आज मेरा ना किसी से डिस्कशन भी हुआ था, उनको भी थोड़ा सा स्ट्रेटजी में पूछना था कुछ, तो आप याद रखिएगा कि GS 5, 6 एंड GS 4 एटलीस्ट इनके ना PYQs कर लीजिए। अब आप देखो GS 5 के तो हमारे 3 साल से ही ये पेपर है, 2023, 24 और 25 के ही पेपर है ये, है ना, नया पेपर स्टार्ट हुआ था GS स्पेसिफिक। तो GS 5 और GS 6 के आपको सिर्फ 3 पेपर करने हैं, बहुत आराम से हो जाएंगे। साथ में GS 4 के आप एटलीस्ट 5 ईयर्स के कर लो, तो आपके पास ना नोट्स काफ़ी सारे बन जाएंगे कि आप जब प्री दे के चुकोगे तो आपको टेंशन नहीं होगा कि अरे यार कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, ये हो जाएगा। बाकी आपका जो हमारा हिंदी का हो गया, आप वीक में भी अगर 2 दिन भी दे रहे हो, 3 दिन भी दे रहे हो, काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस स्पेसिफाइड है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को अच्छे से कर सकते हो। बाकी जो हमारा GS 1, 2, 3 है, देखो एक तो प्री से भी हमारा क्या हो जाता है,
इंटरेक्ट करता है, तो आपको चीज़ें पता होती हैं, तो वो आप मेंस मतलब प्री के बाद भी उसको खींच सकते हो। पर मैं बोलूँगी GS 5, 6 एंड 4 अभी कर लीजिए। GS 5 एंड 6 का एक और फ़ायदा मैं बताऊँ, आप अगर अभी GS 5 एंड 6 मेंस वाला कर लोगे ना, तो जो हमारा प्री में जो यूपी स्पेसिफिक वाला पार्ट आता है ना, जहाँ पे फिर हम लोग क्वेश्चंस को या तो तुक्का मारते हैं या छोड़ देते हैं, है ना, वो नहीं करना पड़ेगा। आपका क्या हो जाएगा, यूपी स्पेसिफिक वाला भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं चाहूँगी कि आप इस वाली स्ट्रेटजी को देखिएगा, पसंद आए तो इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। कोई भी अगर आपको डिस्कशन करना हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक उसका दे रखा है आपको यूट्यूब चैनल पर ही। चलिए, तो फिर अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। एंड यस, ये हमारा प्रीलिम्स पिटफॉल से ऑलरेडी कल वाली क्लास में मैंने शेयर कर दिए हैं। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि मैंने कल बाद में चेक किया एक बार, जो हमारा 1 पेजर था ना, वहाँ पे कुछ चीज़ें ना मिसमैच हो रही हैं। लाइक आर्टिकल 25 से 28 नहीं दे रखा है, उसमें नहीं है, है ना। आर्टिकल 29, 30 है एंड 30 के आगे ब्लैंक है, वो मेंशन नहीं है। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी इस वाली चीज़ पे काम कर रही हूँ। एंड जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो 1 पेजर है, वो आपको नया अवेलेबल हो जाएगा। बट क्लास है ये, तो आप क्लास को देख सकते हो। बस जो 1 पेजर वाला जो हमारी स्लाइड है, उसको मैं अपडेट करवा दूँगी। ठीक है, चलिए, तब तक अपनी अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कोई भी इशू हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।